हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे, द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इस टॉपिक में बताया जाएगा कि कैसे जो यूरोप में अभी तक डेवलपमेंट्स हो रही थी, रिनेसेंस वगैरह हो रहा था, तो उसमें जो वो सब हो रहा था, क्या कहते हैं, बुक्स के प्राइस वगैरह कम हो गए थे, आइडियाज की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो गए थे। तो फिर उसकी वजह से जो आइडियाज थे, जैसे कि इंडिविजुअलिटी, जो कि ये फोकस करता था कि कोई भी बंदा अपनी लाइफ को शेप करने के लिए पूरी तरह उसके कंट्रोल में उसकी लाइफ वगैरह वगैरह। और फिर सिटीजनशिप, यानी कि हम इस जगह के नागरिक हैं, उस पर प्राउड करना, या फिर उसके राइट्स मिलना उन्हें। ठीक है, सिटीजन राइट्स। ठीक है, तो ये सब जो बातें थी, ये सब बातें इमर्ज होती हैं एजुकेशन की वजह से। ठीक है, तो फिर उसमें बताया गया कि कैसे इन आइडियाज में जो वुमेन थी उन्हें एक्सक्लूड किया गया था। यानी कि जो ह्यूमैनिस्ट थे वो कहते तो थे कि इंडिविजुअलिटी है, कि मतलब हर कोई बंदा अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, अपनी उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है, चर्च का कोई रोल नहीं है। लेकिन वही ह्यूमैनिस्ट जब वुमेन की बात पाते थे तो वो मुकर जाते थे कि नहीं, वुमेन की लाइफ तो उसके मैन के कंट्रोल में है वगैरह वगैरह। तो यानी कि वुमेन को एक्सक्लूड कर देते थे वो हर टाइम। जैसे सिटीजनशिप राइट्स हैं, तो जो राइट्स मैन के पास होते थे कि वो फ्रीडम है उनके पास, घूमने की आज़ादी है, बोलने की, कुछ भी करने की, तो वो राइट्स वुमेन के पास नहीं होती थी। तो इसमें कुछ वुमेन जो लीडर्स थी उनके बारे में बताया जाएगा, कैसे उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था और कैसे मैन डोमिनेट करते थे उस टाइम पीरियड पे, जो कि आज भी करते हैं थोड़े बहुत। आजकल तो फिर भी थोड़ी बहुत सिचुएशन सुधर गई है वुमेन की पहले के जमाने के कंपेरिजन में। तो बताया गया जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी, अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, यानी कि वो फैमिलीज जो कि नोबिलिटी से हो गई, यानी कि जो बड़ी फैमिलीज है, किंग वगैरह के रिलेशन में, या फिर नोबल्स वगैरह के रिलेशन में, या फिर कलर्जी वगैरह के रिलेशन में मान लो तुम है। तो वो जो फैमिलीज होते थे उनके पास बड़े बड़े बिजनेस होते थे, बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, ये सब होता था, बड़े बड़े मतलब उद्योग चलते थे, उनकी इंडस्ट्री चलती थी बहुत बड़ी बड़ी। तो ये सब होता था उनके वहाँ पे है। तो इन सब को जो भी बंदा रन करता था, यानी कि इनके बिजनेस उन्हें जो रन कर रहा है, उनकी इंडस्ट्री, उनके जितना भी काम काज है, वो जो भी संभालते थे वो थे मैन। इनकी फैमिलीज में जो भी मैन थे वही इन सब कामों को संभालते थे और वही मेन डिसीजन मेकर थे। यानी कि जो भी घर में डिसीजन हो, घर में कोई चीज नहीं आ रही है तो वो भी मैन फैसले कर रहा है, इनके बिजनेस में क्या होगा वो भी मैन फैसले कर रहा है, वुमेन का कोई से नहीं था इनमें। फिर बताया गया अब एक पीढ़ी में चलो मैन है, अब आप सोच रहे होगे कि ये आदमी है, ये अपनी मान लो एक डॉटर हो गई, एक सन हो गया, एक डॉटर एक सन, तो इन दोनों को बराबर पढ़ाएगा, दोनों को इक्वल राइट देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था। ये जो मैन था ये अपने सिर्फ सन्स को एजुकेट करता था, डॉटर्स को एजुकेशन भी नहीं देता था, सन को एजुकेट करता था। फिर उसे बताता था कि हमारे बिजनेस ऐसा होता है, तुझे भी ऐसा करना, हमारी इंडस्ट्री ऐसे होती थी, तुझे ऐसे रन होती है, तुझे भी ऐसे रन करनी है। और डॉक्टर को कुछ नहीं बताता। और फिर उसके बाद क्या होता, जो मैन होता है ये मर जाता, तो इसकी जगह इसका बेटा जगह ले लेता, और उस डॉक्टर को तो ऐसे ही कहीं और ब्याह देते। तो ये सिस्टम चल रहा था। और फिर ये करते थे कि अगर दो तीन से ज्यादा सन हो गए तो उनमें से जो ऊपर ऊपर वाले जो बड़े बड़े हैं उन्हें बिजनेस इंडस्ट्री दे दी, जो छोटे मोटे हैं उन्हें कलर्जी में भेज दिया कि तुम प्रीस्ट वगैरह बन जाओ, बढ़िया पैसा कमाओ। तो हर किसी मतलब मेल्स का तो देख लेते थे वो कि उनका क्या कराना है, लेकिन फीमेल्स पे कोई ध्यान नहीं देता था। उनको बस पैदा हो गई तो अब इनका ब्याह करा दो, बस ये काम होता था। फिर बोले कि जो वुमेन थी, बेशक भाई इनकी मायके से ये डोरी लेके आई हूँ, डोरी यानी कि दहेज वगैरह, जो दहेज वगैरह के पैसे होते हैं, ये हर जगह सिस्टम चलता था, अंग्रेजों में भी और इंडिया में भी। तो जो डोरी सिस्टम था, ये इसमें जितना भी पैसा लेके आती थी, तो ये सारा पैसा ना मैन, ये जो आदमी था ये ले लेता था और अपने बिजनेस में लगा देता था। यानी कि कोई लड़की है वो 1 लाख रुपए लेके आई शादी के वक्त, तो जो आदमी है ये सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा देता। तो अब एक हिसाब से देखा जाए तो भाई सारे पैसे लड़की के हैं, तो उसका भी हिस्सा होना चाहिए कि बिजनेस में, कि वो कहे कि इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा भी थोड़ा बहुत पैसा लगा है। लेकिन जो वुमेन थी उसके पास कोई भी राइट नहीं था बोलने का, कि भले ही उसके पैसे लगे हों बिजनेस में डोरी के, लेकिन फिर भी उसके पास कोई से नहीं होता था कि बिजनेस कैसे चलाना चाहिए। उसका हस्बैंड ही अकेला देखता था सब कुछ। बताया गया है कि जो अभी ये जो डॉटर्स बच गई एक दो, जिनको ना एजुकेशन दी ना बिजनेस वगैरह समझाया, बस ऐसे ही पाल पोस के बड़ा कर दिया, खाना वगैरह देके,
तो जो डॉटर्स थी इनके साथ क्या होता था, अब जब ये बड़ी हो गई, इनकी मैरिज की उम्र आ गई, तो ये शादी ऐसे करते थे कि इनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो। जैसे मान लो तुम दो बिजनेस कंपनी हो, ए और बी, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये भी सोप बनाता है, ये भी सोप बनाता है। अब ये तुम्हारे लंबे समय से कॉम्पिटिटर है, यानी तुम्हारे अपोजिट में है। तो तुमने क्या करा भाई, इसका एक बेटा है, तुम्हारी एक डॉटर है, तुम बोला कि मैं तुम्हारी बेटी को उधर ब्याह दूंगा तुम्हारे पास, हम दोनों मर्ज होकर एक बड़ी कंपनी बनाते हैं सी, फिर हमारा कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा, हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैरिज को एज अ टूल यूज किया जाता था कि भाई जितनी भी डॉटर्स हैं इनको एज अ टूल यूज करते थे ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो सके। जहाँ पे बिजनेस दिखे वहां पे उनको ब्याह दो, और डोरी भी देनी पड़ती थी इन्हें। लेकिन फिर बोलते थे कई जो फैमिलीज होती थी, जैसे ये तो मान लो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज है, इनके पास तो पैसे वगैरह होते थे तो ये तो रिच होते थे। लेकिन जो कुछ फैमिलीज जैसे कि मिडिल क्लास वगैरह हो गई, या फिर पीजेंट्स मान लो तुम, तो डोरी तो नहीं भी देनी पड़ती थी ब्याह करते वक्त। तो इनके पास क्या होता था, कई बार पैसा नहीं जुड़ता था, मनी नहीं होता था डोरी के लिए। लेकिन भाई शादी करानी है तो डोरी तो चाहिए ही, वरना दहेज वगैरह तो चाहिए, वरना शादी नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से क्या करते थे, जो इनकी जो डॉटर्स वगैरह होती थी, इन्हें कहाँ भेज दिया जाता था, इन्हें भेज दिया जाता था कन्वेंट में। कन्वेंट आपको पता हो, मैंने बताया था, जो मोनेस्ट्री होती है, मोनेस्ट्री होती है मेन के लिए, मेन जो मेन मोंक्स होते हैं उनके लिए, और जो कन्वेंट होती है वो होती है फीमेल मोंक्स के लिए, या फिर तुम जिनको बोलते हो नन। तो जो नन वगैरह होते हैं फीमेल मोंक्स वगैरह, तो आपको पता हो मोंक्स और नन वगैरह ये पूरी जिंदगी अनमैरिड गुजारते हैं। तो पूरी जिंदगी अनमैरिड गुजारते हैं रिलीजियस कामों में। तो जो डॉटर होती है, अगर उसकी फैमिली वालों के पास जो डोरी है, दहेज है, उसका पैसा नहीं जुड़ता था, तो वो क्या करते थे, कन्वेंट में भेज देते थे कि तू अपनी पूरी जिंदगी अब अनमैरिड गुजार नन के रूप में। तो ऐसा काम करते थे जब डोरी का पैसा नहीं जुड़ता था, और अगर जुड़ जाता था तो उसे अपने बिजनेस एक्सपेंड करने में या फिर कोई स्ट्रेटेजिकल मूव में प्लेस कर देते थे, उसका ब्याह कर देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वुमेन का जो पब्लिक रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था। यानी कि वुमेन को सिर्फ हाउस कीपर के रूप में जाना जाता था कि बस कोई महिला है तो वो बस हाउस कीपर ही बन सकती है, घर संभाल सकती, कोई बिजनेस नहीं चला सकती, कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता था उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि ये सब जो कंडीशन है ये तो है भाई अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज या फिर नॉर्मल छोटी मोटी फैमिलीज है, पीजेंट्स वगैरह की, उनकी। लेकिन जो मर्चेंट वगैरह होते थे, मर्चेंट की फैमिलीज, यानी कोई दुकानदार है उसकी फैमिली अलग होती थी। मतलब उसकी फैमिली में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मूव दिखता था। पता क्या कि मतलब कोई भी दुकानदार है को ऐसा उनके ऑक्यूपेशन की वजह से भी, क्योंकि मर्चेंट की कोई भी दुकान होगी वो घर के साथ ही लगी हुई रहती है, कि मतलब उस टाइम पे ऐसे होता था, कोई भी घर है उसके साथ में ही दुकान लगी हुई है। तो जो वुमेन होगी वो भी घर में रहती है, और जो मैन होगा वो दुकान में, घर के साइड में दुकान चला रहा है। तो कई बार क्या होता था, वुमेन भी अपनी दुकान में जाती, दुकान में सामान वगैरह बेच देती लोगों को, उसका भी थोड़ा सा सेव हो जाता था किसमें, बिजनेस में। शॉपकीपर्स होते थे, जब मतलब मान लो आज ज्यादा भीड़ आ गई दुकान पे, बहुत सारे लोग आ गए सामान खरीदने, तो अब अकेला जो आदमी है वो इतने सारी भीड़ को संभाल नहीं पाएगा, इतना सारा काम नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, वो अपनी वाइफ को बुला लेगा कि भाई मैं जो सामान बोलूँ जल्दी से पकड़ाती रही हूँ, मैं बेचता रहूंगा जल्दी जल्दी। तो ये अकाउंटेंट का काम कर लेगा मैन, और जो वुमेन है वो सामान पकड़ जाती रहेगी। यानी कि इसकी वजह से एक वुमेन का भी से बन जाता था बिजनेस में, मर्चेंट्स की फैमिली में। और कई बार क्या होता था, जो मेल मेंबर्स होते थे, मान लो किसी दिन भाई, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दुकान एक बार तुम सामान ले आएगी तो फिर 12 के 12 महीने चलती रहेगी, वो कभी ना कभी तो सामान भी खत्म होगा तुम्हारा। अब मान लो भाई सामान लेने चला गया मेल मेंबर, अब मेल मेंबर चला गया सामान लेने टाउन में, किसी बड़े टाउन में बाहर जाके सामान ले रहे हैं, तो अब तुम्हारी दुकान एक दिन के लिए बंद हो जाएगी, या फिर क्या पता उस जमाने में ट्रांसपोर्ट भी अच्छा नहीं था, एक हफ्ता भी लग जाए, तो एक हफ्ते के लिए तुम्हारी दुकान बंद रहेगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते में बहुत ही एक भी सामान नहीं बेच पाओगे, तुम्हारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से मर्चेंट्स ने सोचा क्या करेंगे, एक हफ्ते हम सामान लेके आएंगे, और उस हफ्ते में जो हमारी वाइफ है वो पीछे से हमारी दुकान संभाल ले, क्योंकि घर के साइड में तो है ही, आराम से संभाल भी सकती है। तो इसकी वजह से जो मर्चेंट फैमिलीज थी उनमें जो वुमेन का से होता था बिजनेस वगैरह चलाने में या फिर जो काम वगैरह करने में, वो ज्यादा होता था रिलेटिवली अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से और पीजेंट्स वगैरह की फैमिलीज से। ठीक है, कि अगर कोई मर्चेंट मर जाता था
यानी कि मान लो किसी मेल मर्चेंट की डेथ हो गई, तो अब वो दुकान जो थी वो उसका पूरा जो जिम्मा है उसकी वाइफ पे आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो वाइफ है उसके पास ज़्यादा पब्लिक रोल आ जाएगा, लार्जर पब्लिक रोल। यानी कि अब उसे सामान लेने भी खुद जाना पड़ेगा, तो वो खुद ज़्यादा पब्लिक में जाएगी और उसका पब्लिक रोल बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ वुमेन्स के बारे में बताया गया है जो कि एजुकेशन की तरफ सेंसिटिव थी, यानी कि जो कि एजुकेशन के फील्ड में थोड़ी आगे थी या फिर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देती थी। तो उनमें से कुछ वुमेन्स बताई गई हैं, जैसे कि पहली वुमेन का नाम है कैसेंड्रा फेडेले। तो जो कैसेंड्रा फेडेले थी ये उन कुछ चुनिंदा वुमेन्स में थी जो कि क्वेश्चन करती थी उस आइडिया को कि मतलब जो उस टाइम पीरियड पे थ्योरी थी कि जो वुमेन है वो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए बनी है, बाहर का काम इनसे नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जो ये थ्योरी थी उसे गलत साबित करने के लिए कैसेंड्रा फेडेले ने बहुत सारा वर्क करा। वो अपोज करती थी इस थ्योरी को कि वुमेन सिर्फ घर का काम करती है। उसने अपोज किया, बोले कि बाहर का काम भी कर सकती है, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में इनको महारत हासिल थी, इन्होंने प्रोफिशिएंसी हासिल की थी इन लैंग्वेजेस में। प्रोफिशिएंसी यानी कि एक्सपर्टीज, किसी भी चीज में महारत हासिल करना। तो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज इनको टिप्स पाती थी बिल्कुल। टीसी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, इसकी वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ है, कहाँ पे, इटली में। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी ह्यूमैनिस्ट यूनिवर्सिटी है। आपको मैंने जो टॉपिक है यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया था, ये लगभग 11वीं सेंचुरी में बनी थी। तो इस यूनिवर्सिटी में इनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया, ओरेशंस देने के लिए। फिर बताया गया कहाँ के रहने वाली थी, ये वेनिस जो सिटी थी इटली में वहाँ की रहने वाली थी, और वेनिस की रहने वाली थी इसलिए वेनेटन बोला जाता था इन्हें, वेनेटन। जो वेनिस के रेजिडेंट्स हैं उन्हें वेनेटन बोला जाता है, जैसे इंडिया वालों को इंडियन बोला जाता है। ठीक है। और फिर इनकी राइटिंग्स के बारे में बताया गया, इन्होंने जो बहुत सारी राइटिंग्स लिखी, इनकी जो बुक्स वगैरह थी उसमें इन्होंने जो एजुकेशन थी उस जमाने में उसे कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी उसे दर्शाया है। कि मतलब उनकी राइटिंग को पढ़ के आपको लग जाएगा कि उस जमाने में एजुकेशन को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, कि हर कोई एजुकेशन के पीछे पड़ा है, सबको पढ़ने लिखने का वो है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वालों को कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता था। आज के टाइम पे तो हर कोई बीए बीएससी करके डोल रहा है, उस टाइम पीरियड पे जो बीए बीएससी कर लेता था उसे तो बिल्कुल ही मतलब भगवान मानते थे कि ये तो इतना पढ़ा लिखा है वगैरह वगैरह। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है उसकी राइटिंग्स में। उनकी राइटिंग्स में उन्होंने क्रिटिसाइज करा था किसे, रिपब्लिक को। रिपब्लिक किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये इटली के लिए यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इटली एक रिपब्लिक था, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो सीनेटर्स के द्वारा लिया जाता था, और वो सीनेटर्स इलेक्टेड होते थे किनसे, नोबिलिटी के लोगों में से। ठीक है। तो इसलिए उसे रिपब्लिक कहा जाता था, रोमन रिपब्लिक पुराने टाइम पीरियड की बात करें तो उसने इटली के जो रिपब्लिक है उसे क्रिटिसाइज करा था, क्या बोलने के लिए, किसे लिए क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि जो इटली के जो रिपब्लिक्स वगैरह हैं इसके जो लोग हैं उन्होंने एक वो करी है, उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है किसकी, फ्रीडम की, और वो लिमिटेड है। यानी कि कोई भी फ्रीडम की डेफिनेशन है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड है। और वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि उसमें जो मैन है उनको ओवर पावर किया वुमेन से। यानी कि जो फ्रीडम है वो सिर्फ मैन के लिए दी गई है, वुमेन के लिए नहीं दी गई। अब कोई भी फ्रीडम है, तुम फ्रीडम की बात कर रहे हो तो तुम भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर रिलीजन वगैरह के लिए बात करोगे। ये थोड़ी कि हमारे धर्म वालों को ही आज़ादी है सिर्फ, या फिर हमारे जेंडर वालों को ही आज़ादी है सिर्फ। तो ये तो लिमिटेड डेफिनेशन हो गई। तो उस टाइम पीरियड पे यही डेफिनेशन दी जाती थी कि मैन को आज़ादी है, वुमेन को नहीं है, वुमेन तो मैन के कंट्रोल में है। तो ये सब उसने जो कैसेंड्रा फेडेले थी उसने क्रिटिसाइज करा था इस डेफिनेशन को। ठीक है। फिर एक दूसरी वुमेन के बारे में बताया गया है, इजाबेले डी एस्टे। इजाबेले डी एस्टे नाम की एक दूसरी वुमेन थी, ये मार्चेसा ऑफ मैंटुआ थी। मार्चेसा ऑफ मैंटुआ थी ये। मार्चेसा यानी कि नोबल, मैंटुआ यानी कि एक सिटी है इटली में,
जैसे वेनिस वगैरह एक सिटी है, तो वैसे ही मैंटुआ नाम की एक सिटी है इटली में। और मार्च जैसा कोई भी जो नोबल ग्रुप का बंदा होता है या फिर नोबल फैमिली का बंदा होता है तो उसे बोलते हैं। तो ये मैंटुआ की रहने वाली एक नोबल बंदी थी, द नोबिलिटी की बंदी थी, ठीक है। तो इजाबेला डीएस्टिस का नाम था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर थी उस टाइम पीरियड पे। कैसे? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे बहुत कम वुमेन थी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में। ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की वुमेन है क्योंकि ये नोबिलिटी से है। तो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जो उस टाइम पीरियड पे वुमेन होती थी वो बहुत ही कम होती थी, रेयर होती थी, जो कोई घर के बाहर का काम काज संभाले। तो ये उनमें से एक वुमेन थी जिसने घर के बाहर का काम काज संभाला। इसने क्या संभाला? जो स्टेट थी पूरी, यानी कि इसका बंदा जो था वो नोबल था। नोबल यानी कि जो पूरा लॉर्ड वगैरह होता है, जितना भी एरिया है, यानी कि जो सिटी है मैंटुआ की, उसका राजा ही मान लो, लॉर्ड मान लो, ठीक है। तो उस पे पूरा जो रूल करता था वो इसका बंदा करता था। तो बोले कि कई बार क्या होती थी, इसका जो लॉर्ड होता था, इसका हस्बैंड, वो एब्सेंट होता था, कई बार काम काज नहीं संभाल पाता था, कई बाहर चला जाता था। तो ये पीछे से रूल करती थी, रूल्ड द स्टेट व्हेन हिज हस्बैंड वाज एब्सेंट। तो इसकी वजह से ये दर्शाया गया है कि ये कितनी उस टाइम पीरियड पे फ्रीडम एंजॉय करती थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे कोई भी वुमेन ऐसी नहीं थी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में जो कि घर के बाहर का काम कर संभाले। फिर मैंटुआ के बारे में बताया गया है। ये जो सिटी थी ये जानी जाती थी किसके लिए? इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस की वजह से, यानी कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा होती थी। इसी की वजह से शायद जो इजाबेला डीएस्ट है इसे मौका मिला होगा उसके हस्बैंड के अब्सेंट होने पे रूल करने का, वरना बाकी जो सिटीज थी जो कि थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी उनमें इतना मौका नहीं दिया जाता था वुमेन्स को। फिर एक फाइनल कंक्लूजन दिया गया है कि जितनी भी वुमेन थी, और भी बहुत सारी वुमेन थी, तो जितनी भी वुमेन राइटर्स थी उनकी जो राइटिंग्स थी उन सब में बताया गया है कि उन सब में मतलब डिमांड रखी गई है, वुमेन्स ने डिमांड रखी है किस चीज की, कि उन्हें इकोनॉमिक पावर दी जाए, कि भाई घर में जो पैसे खर्च करने की पावर है उनके पास भी होनी चाहिए। अगर वो पैसे कमा के ला रही तो उनके पास भी खर्च करने का राइट होना चाहिए। कि भाई अगर वो दहेज लेके आई है, डोरी है, अगर वो अपने घर से दहेज लेके आई तो उस पर पूरा राइट उनका है, उनका पति उसे यूज कर लेता है, उन्हें बताता भी नहीं है। तो इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए उनके पास। उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि भाई मान लो उसके घर वालों ने कोई प्रॉपर्टी भी दी है या फिर उसने मान लो खुद कमा के कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस प्रॉपर्टी पे उसके मैन का हक नहीं, उसका खुद का हक होना चाहिए। फिर बोल रहे कि एजुकेशन भी होनी चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कोई घर वाले पढ़ने ही नहीं दे रहे वुमेन्स को, तो एजुकेशन का राइट होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए ये सब? ताकि वो एक आइडेंटिटी अचीव कर सके, आइडेंटिटी अचीव कर सके किसमें? दुनिया में, इन द वर्ल्ड, जो कि डोमिनेट किया गया है मैन के द्वारा। यानी कि जिस दुनिया मेंस के द्वारा डोमिनेटेड है उसमें अगर वुमेन्स को आइडेंटिटी बनानी है तो उन्हें ये सब की पावर देनी पड़ेगी, इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी पावर और एजुकेशन पावर, ठीक है। ये सब पढ़ाना पड़ेगा उन्हें, ये सब देना पड़ेगा उन्हें, तभी वो अपनी आइडेंटिटी बना सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।